हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने 11th क्लास का होम ट्यूशन सीरीज। जी हाँ, होम ट्यूशन सीरीज का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ पर होम ट्यूशंस दूंगा और साथ साथ आप भी मुझे ज्वाइन करेंगे और हम ये पूरी सीरीज यानी पूरी 11th क्लास को इसमें कवर करेंगे बच्चे। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है इस पूरी की पूरी 11th क्लास की अकाउंटिंग को सीखने का इस होम सीरीज के साथ। चलिए समझते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, जब मैं होम सीरीज की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, एक या दो स्टूडेंट्स को, ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग भी मुझे यहां पर ज्वाइन कर लेंगे जब जब ये क्लास होगी। अगर आप लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं भी कर पाएंगे तो ये रिकॉर्डेड क्लास आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या फायदा कि स्टूडेंट्स होंगे, अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि लाइव सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा। अब इन सभी के सभी टॉपिक्स को हम लोग YouTube के चैनल पर भी डालेंगे और उस YouTube के चैनल से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इजीली जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इस क्लास के साथ। तो चलिए बुलाते हैं स्टूडेंट्स को और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बेटा आप लोग आ जाओ। चलिए ओके बेटा, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास को। यहां पर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इन दो स्टूडेंट्स के साथ, राइट। अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरह से उसका इंट्रोडक्शन होगा, क्या होता है अकाउंटिंग में, आज हम लोग उन छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो हमारा क्लास होगा आपके लिए भी है बच्चे, यहाँ पर ये दोनों स्टूडेंट्स तो मेरे साथ पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ अब आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे, राइट। और हम लोग ये पूरा का पूरा सेशन, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, हम लोग कवर करने वाले हैं। यहां पर हमारे पढ़ने के दो तीन तरीके होंगे। पहला तो हम लोग वर्बल डिस्कशंस के साथ बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, कुछ एक आपके सामने प्रेजेंटेशंस आएंगी जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और साथ साथ जो भी हमें इनकी कॉपीज के ऊपर नोट्स बनाने होंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन होगा हम उसको भी फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे अकाउंटिंग के साथ। अच्छा, पहले आप लोगों से बच्चे मुझे ये जानना है, क्या अभी तक आप लोगों ने कुछ अकाउंटिंग में पढ़ा है थोड़ा बहुत, या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं पढ़ा। आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा? आपने? नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा उसके बारे में। अभी नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब हमें बिल्कुल फ्रेश अकाउंटिंग से स्टार्ट करना है। ओके, तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके रियल लाइफ में यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, 2-3 स्लाइड्स की सिर्फ छोटी सी प्रेजेंटेशन, 1 मिनट की, मैं जरा पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे बेटा, देखो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अकाउंटिंग हमें किसके लिए करनी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए करनी है, कैसे होती है, इन सब चीज़ों का ही तो जवाब चाहिए सबसे पहले हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग किसके लिए करनी है। तो अब दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास अकाउंटिंग के लिए। या तो मैं बोलूं कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है जिसके लिए मुझे अकाउंटिंग करनी है, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमें किसी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करनी है। तो यहां पर हमें यह समझना है कि हमें अकाउंटिंग एक्चुअली इन दोनों में से किसके लिए करनी होती है, और किसी के लिए अकाउंटिंग नहीं होती। तो अगर आप इन दोनों में, अगर आपको मैं चॉइस दूं कि आपको इंडिविजुअल पर्सन की अकाउंटिंग करनी है या फिर बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि किसके लिए अकाउंटिंग करनी होगी? सर, इंडिविजुअल पर्सन की अकाउंटिंग मतलब? ओके, चलो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो बेटा, जब हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग एक्चुअली हमारी बिजनेस के लिए होती है। अब इंडिविजुअल पर्सन का मतलब यहां पर मैंने ये बोला कि जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग में एक्चुअली करते क्या है, जो भी हम लोग लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। और जैसे कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन का अगर मैं पहले एग्जांपल लूं, तो जैसे आपके घर में आपकी मम्मी, आपके पापा बाहर से जाकर के सामान लेकर के आते हैं, ठीक है। वो जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान ले आते हैं आपके लिए। आपने बोला कि मैंगो ला के देना आज, तो आपको मैंगो ला करके दे दिए, ठीक है। आपने बोला कि मुझे स्टेशनरीज का कुछ सामान चाहिए, तो आपको स्टेशनरी का सामान ला दिया। तो यहां पर क्या किया, वो एक इंडिविजुअल पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं आपके फादर, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं और बाहर जाकर के कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो उनकी क्या है, एक पर्सनल ट्रांजैक्शंस है। ये वो इंडिविजुअल है जहां पर वो अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग अगर बात करें बिजनेस की, मान लेते हैं आपके फादर ही बिजनेस करते हैं। अब वो अपने शॉप में जाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, वहां पर जाकर के कुछ लेन देन कर रहे हैं। लेन देन का मतलब क्या होता है कि भाई वहां पर अपने बिजनेस की डीलिंग्स कर रहे हैं, किसी को सामान बेच रहे हैं, किसी से सामान खरीद रहे हैं। तो यही सारी एक्टिविटीज हम लोग बिजनेस में करते हैं। अब ये वो काम कर रहे हैं, वहां पर भी देखो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। जबकि इंडिविजुअल, जब हम लोग आपके फादर की बात कर रहे थे, वो स्टेशनरी का शॉप से सामान लेने गए थे, तो वो भी कुछ खरीद रहे थे। तो यहां पर दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जो आपके फादर खरीदते हैं तो वो एज एन इंडिविजुअल पर्सन खरीदते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस का मतलब होता है कि हम लोग अपने शॉप पे जाकर के, अपने ऑफिस में जाकर के, अपने बिजनेस में जाकर के कुछ ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं। तो हम इन दोनों में से किसकी अकाउंटिंग करते हैं? हम इंडिविजुअल पर्सन की अकाउंटिंग करेंगे या बिजनेस की? तो क्या आंसर है उसका बेटा? बिजनेस। वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग इंडिविजुअल पर्सन की अकाउंटिंग
नहीं करते बच्चे। तो जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो वो किसके लिए करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस के लिए वो अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमें अकाउंटिंग करनी किसके लिए, तो अकाउंटिंग हमें हमेशा बिजनेस के लिए करनी है। तो अगला जो पॉइंट हमें यहां पर डिस्कस करना है वो है वाई अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग करते ही क्यों है? देखो बेटा, अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं? हम अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बिजनेस में जितना भी लेन देन हो रहा है, उस लेन देन को, उस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करने के लिए। ठीक है, उसको सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना बहुत जरूरी होता है। तो वो क्यों होता है? मान लीजिए मैं एक बिजनेस पर्सन हूं, ठीक है, अब मैंने बहुत सारे लोगों को उधार में सामान दे दिया। अब आते हैं मेरे पास कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स मेरे पास ऐसे आएंगे जिनको मुझे क्रेडिट पर बेचना पड़ेगा सामान। ठीक है, तभी तो मैं बिजनेस चला पाऊंगा। तो जिन जिन लोगों को मैंने क्रेडिट पर सामान बेचा, यानी उधार में सामान बेचा, तो मुझे उनका एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना कि भाई किसको कितने का सामान कब दिया, क्यों दिया, क्या लेके गए वो मुझसे। और कभी कभी क्या होता है कि मैं खरीदता भी हूं उधार में, क्रेडिट पर मैं खरीद भी लेता हूं सामान। तो जब मैं उधार पर सामान खरीद रहा हूं तो मुझे उनका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि भाई मैंने कब किससे कितना सामान खरीदा और उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब जब मैं बात करता हूं कि मुझे किसी से सामान खरीदा मैंने या मैंने किसी को सामान बेचा कैश में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने उसको क्रेडिट पर खरीदा या बेचा तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो उसका मुझे कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, मुझे हिसाब किताब रखना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अगर मान लें अगर आप अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे देखिए यहां पर ये पर्सन नजर आ रहा है, तो ये पर्सन बहुत परेशान है। ठीक है, क्यों सैड है ये? क्योंकि ये सोच रहा है कि भाई मैंने ये इतना सारा सामान बेच दिया, इतना सारा उधार कर लिया अपने ऊपर, तो अब मैंने कब किसको कैसे कहां पर कितना सामान खरीदा था, किसको कितना बेचा था, कैसे पता चलेगा? अब किसको कितना पैसा देना है या किससे कितना पैसा लेना है, वो वहां पर अब बहुत मुश्किल होगी इसके लिए समझना। अगर इसने अकाउंटिंग की होती तो फिर आज ये बहुत अच्छे से इन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर लेता कि भाई किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना सामान कब दिया था, क्यों दिया था, कैसे दिया था। ठीक है, तो इस वजह से हमें यहां पर बिजनेस की अकाउंटिंग को करना पड़ता है। ठीक है सर, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है कि सामान आपने उधार पर लिया। ठीक है, उधार पर खरीदना या उधार पर बेचना, ठीक, उसे हम लोग क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चे हाउ टू डू अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग हमें करनी कैसे है? देखो, जब हम लोग अकाउंटिंग करने की बात करते हैं तो हमें कुछ एक प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ एक चीजों को फॉलो करना पड़ता है। तो क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं? तो ये सब चीजें फॉलो करते हैं बाय फॉलोइंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग का एक कंप्लीट प्रोसेस है बच्चे, जिसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। इस पूरे प्रोसेस को मैंने अलग से क्लास में आपको समझाना है। ठीक है, और बच्चे आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी इस तरह के एक वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, तो आप चाहें तो यहां पर ये जो ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप इसमें जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इसमें पूरे प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, और बेटा आपके लिए मैं अलग से आपको इस प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, अब नेक्स्ट जो होता है हमें फॉलो करना होता है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हमें यहां पर कुछ एजम्पशंस को भी मानना पड़ता है। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि कुछ अवधारणाएं होती हैं जिनको हम लोगों को मान करके ही अकाउंटिंग करनी पड़ती है। हो सकता है कि वो सही ना भी हो सकता है कि वो गलत भी हो, लेकिन हमें उनको एज इट इज मानना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। तो वहां पर कुछ एजम्पशंस को मान करके ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। क्या क्या एजम्पशंस होती है आगे जाकर के हम लोग सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो कि अकाउंटिंग में हमें यूज करने पड़ते हैं। उन प्रिंसिपल्स को हमें यूज करना पड़ेगा अकाउंटिंग करते समय। और कुछ एक स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना है। और इन सब चीजों को, यानी प्रोसेसेस को, कॉन्सेप्ट्स को, एजम्पशंस को, प्रिंसिपल्स को और स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर करके ही हम लोग अपनी अकाउंटिंग को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, किसके लिए करनी है। अब किस किस तरह की अकाउंटिंग होती है हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला टाइप ऑफ अकाउंटिंग है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, आपको नजर आ रहा है यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यही वो अकाउंटिंग है जिसको आपको इस साल और अगले साल यानी 11th क्लास में और 12th क्लास में पूरा सीखना है। तो यहां पर जो हमारे 2 साल हैं 11th और 12th, उसमें हम लोग पूरी तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं, उसके बेसिक्स को जानते हैं, उसका कैसे वर्किंग होता है अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज में, पार्टनरशिप्स में, इंडिविजुअल्स में यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में, उस सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर 2 साल में सीखेंगे।
इसके अलावा जो अगली ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ पे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं कि किस तरह से कॉस्ट को रखा जाता है, किस तरह से कॉस्ट की अकाउंटिंग की जाती है। तो वो सब चीज़ें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं, जो कि आप 12th के बाद जाओगे अपने अपने स्ट्रीम्स के हिसाब से। और एक नई ब्रांच जो अभी हमारी रिसेंटली ऐड हुई है हमारी अकाउंटिंग के अंदर, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या करती है, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनके डेटा को यूज कर करके अकाउंटिंग के डिसीजंस लेती है, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अब आज की डेट में हमारे बिजनेसेस के अंदर। तो ये 3 तरह की हमारी ब्रांचेस होती हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ नए तरीके के बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ाना चाहूंगा बेटा इस क्लास को, और अकाउंटिंग के बारे में समझाऊंगा। इसके लिए मुझे आपकी नोटबुक चाहिए बेटा, आप मुझे अपनी एक कॉपी दीजिए। तो अब इस कॉपी पर हम लोग समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, और कुछ एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि बिजनेसेस को किस तरह से हम लोग अकाउंटिंग में लेकर के आते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। चलो बच्चों, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको मैं इस अकाउंटिंग के बारे में समझाना शुरू करूंगा। और ये जो एग्जांपल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। ये एक रियल बिजनेस का एग्जांपल है, और ये ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में कुछ बच्चों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन उस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बच्चे भी यूज करते हैं। जी हाँ, चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पर्सन के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है हेनरी, ठीक है। हेनरी है इस पर्सन का नाम। अब ये जो पर्सन है हेनरी, ये कहाँ का है बच्चे? ये पर्सन जो हेनरी है ना, ये है स्विट्जरलैंड का, ठीक है। तो मैं आपको स्विट्जरलैंड ले चलता हूँ। चलो हम पहले स्विट्जरलैंड चलते हैं, स्विट्जरलैंड की सैर करके आएंगे अकाउंटिंग से पहले। तो ये स्विट्जरलैंड में हम लोग मिले हेनरी भाई साहब से। ये जो हेनरी था, ये एक छोटा सा कन्फेक्शनर था, बिस्किट, चॉकलेट्स, नमकीन वगैरह ये सब चीज़ें, बच्चों की चीज़ों को बेचता था वहाँ पर, ठीक है। इसने धीरे 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 करके अपने बिजनेस को ग्रो किया और एक बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया, एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया। फिर इसने इस बिजनेस को नाम दिया बच्चे, क्या? नेस्ले। नेस्ले का नाम दिया अपने इस बिजनेस को इसने। ये जो नेस्ले इसने नाम दिया, ये इसने अपनी एक्चुअली सरनेम दिया। इसका जो पूरा नाम था वो हेनरी नेस्ले ही था। अब इसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था? ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1866 में बेटा, ठीक है। 1866 में हेनरी ने इस नेस्ले के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो ये इसका एक बिजनेस बन गया, ठीक है। अब ये बिजनेस को जब इसने स्टार्ट किया, तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे होंगे। तो कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप भी जानते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ अभी इसके प्रोडक्ट्स में किटकैट, ठीक है। तो किटकैट की चॉकलेट आती है, आप खाते हो बेटा इसकी चॉकलेट। या फिर एक आती है नेस्कैफे। नेस्कैफे का मतलब ये जो कॉफ़ी होती है, जो बड़े बच्चे, जो बड़े लोग पीते हैं, बच्चे कभी कभी पी लेते हैं लेकिन बड़े लोग पीते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही इसका मशहूर प्रोडक्ट जो बच्चों के बीच में सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो है इसका मैगी, ठीक है, मैगी। तो मैगी भी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, बिजनेस और भी इसी तरह के बहुत सारी चीज़ों में डील करता है। जो इसके मंच वाली एक चॉकलेट आती है, आपने देखी होगी, वो भी नेस्ले की आती है। इसके अलावा मैगी, वो जो सॉस आती है मैगी की, टोमेटो सॉस, वो भी अब इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेस्ले जिसमें डील करता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके ऊपर अभी आते हैं। तो एक तो ये बिजनेस मैंने बात बताई आपको, इसके अलावा ना एक बिजनेस और है, उसके बारे में भी थोड़ा सा और बता देता हूँ क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है बच्चे, ठीक है। उस बिजनेस के पर्सन के नाम को पहले जानते हैं, जूलियस, ठीक है। ये एक लेडी है जूलियस। इस लेडी ने भी एक बिजनेस को स्टार्ट किया था बच्चे। जी हाँ, इसने भी एक बिजनेस को स्टार्ट किया था जिसका नाम था मैगी। मैगी नाम से इसने बिजनेस को स्टार्ट किया। यस, इसने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो इसने वही मैगी, वही जो नूडल्स आज आपकी डेट में हम जो आज आप खाते हैं, वही नूडल्स इसने स्टार्ट किया था जूलियस ने, ठीक है। और ये एक लेडी थी बच्चे, ठीक है। ये भी स्विट्जरलैंड में रहती थी, तो ये भी स्विट्जरलैंड की ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं स्विट्जरलैंड ले जा चुका हूँ आज आपको, हम लोग आज स्विट्जरलैंड की बात करने वाले हैं। तो ये स्विट्जरलैंड की जो लेडी थी, उसने इस मैगी के बिजनेस को स्टार्ट किया था। और ये जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर ये था 1872, यानी 1872 में इसने मैगी को स्टार्ट किया था स्विट्जरलैंड से, ठीक है। अब ये क्योंकि लेडी थी तो उस टाइम पर भी बहुत लोग पुरानी सोच के थे, क्योंकि पुराने लोग थे भाई, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, तो इसको भी घर जाकर के बहुत सारा काम करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, घर का सारा काम संभालना पड़ता था। तो इससे ये बिजनेस संभल नहीं रहा था, किसी भी तरह से ये बिजनेस नहीं संभल पा रहा था। तो इसने क्या किया, ये बिजनेस बेच दिया बच्चे, इसको सोल्ड कर दिया। किसको बेच दिया? नेस्ले को। तो मैगी का बिजनेस नेस्ले ने खरीद लिया बच्चे, ठीक है। और ये कब खरीदा था पता है आपको? ये खरीदा था 1947 में। तो 1947 में मैगी का बिजनेस
नेस्ले ने खरीद लिया। ठीक है, अब 1947 से ये मैगी का जो प्रोडक्ट था वो किसका हो गया, नेस्ले का हो गया। अब नेस्ले तो स्विट्जरलैंड में काम कर रहा था, बाकी बहुत सारे देशों में ये पहुंच चुका था। इंडिया में कब इसने मैगी को इंट्रोड्यूस किया? देखो मैगी इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को मैगी बहुत पसंद आती है। ठीक है, तो हर समय वो मैगी मैगी करते हैं, चाहे खाना मिले ना मिले लेकिन मैगी दे दो उनको हर समय। तो जब ये नेस्ले ने इंडिया में आया तो इंडिया में उसने मैगी के प्रोडक्ट को जब लॉन्च किया था तब वो था 1983। इसका मतलब 1983 से हम लोग मैगी को खा रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो मैगी हमारे इंडिया में 1983 में नेस्ले लेकर के आया था। अब चलिए, ये तो होगी हमारी इस बिजनेस की बात। तो यहाँ पर हमने दो बिजनेसेस देखे। एक इंडिविजुअल था हेनरी जिसने हमारे नेस्ले का बिजनेस को स्टार्ट किया था, एक इंडिविजुअल थी जूलियस जिसने मैगी के बिजनेस को स्टार्ट किया था। बाद में अपना बिजनेस बंद कर करके इसने इसको बेच दिया और ये चली गई अपने घर के खाना बनाने। ठीक है, तो इसने अपना बिजनेस छोड़ दिया। अब नेस्ले के पास आ गया ये बिजनेस। अब हम लोग पूरी बात करेंगे नेस्ले और हेनरी के बारे में। ठीक है, ठीक है बेटा, ये देखो अब ये हुआ। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो बिजनेस है क्या ये बिजनेस स्टार्ट हो गया? हाँ। हो गया बिजनेस स्टार्ट? हाँ। कैसे स्टार्ट हो गया? कैसे बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस स्टार्ट मतलब काम करेगा बिजनेस। हाँ। कैसे काम करेगा बेटा? वो ऑनर चलाएगा। बेटा बिजनेस ऐसे स्टार्ट नहीं होता। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो जब तक बिजनेस के पास पैसा नहीं आ जाएगा तो बिजनेस काम कैसे करेगा? ऑनर कह रहा है भाई बिजनेस कमा कमा कमा, बिजनेस कैसे कमाए, बिजनेस काम कैसे करेगा? तो बिजनेस को पहले ऑनर क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। वेरी गुड, पहले पैसा देगा, वो इन्वेस्ट करेगा। अब देखो बेटा, जब हेनरी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसने क्या किया? अपने घर से बहुत सारा स्ट्रगल करके कैसे तैसे करके कहाँ से पैसा इकट्ठा किया और उस बिजनेस में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। तो वहाँ पर उसने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हेनरी ने यहाँ पर बिजनेस में क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। ये जो इन्वेस्टमेंट किया ये कैसे किया? उसने कुछ पैसा डाला इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से बिजनेस को क्या मिल गया बेटा? बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश आ गया। बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश आ गया। अब ये जो कैश आया है ना बिजनेस में, अब ये कैश आ तो गया, अब ये कैश किसका है? अब ये कैश हेनरी का है या नेस्ले का है? ये बताओ कैसे डिसाइड होगा? ये जो कैश आया, अब ये कैश किसके पास पड़ा हुआ है? ये कैश पड़ा हुआ है जी बिजनेस में, बिजनेस के पास है। तो अब ये कैश किसका है? ये कैश नेस्ले का है या हेनरी का है? नहीं सर, ये तो एक ही बात होती है। अब नेस्ले बोलूँ या हेनरी, ये हेनरी का ही तो बिजनेस है। तो हाँ बेटा, आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये नेस्ले तो हेनरी का ही बिजनेस है। तो ये कैश किसके पास है? ये कैश नेस्ले के पास है या हेनरी के पास है? इसका क्वेश्चन का जवाब दो। नहीं सर, बात तो एक ही, तो हेनरी के पास ही होगा या फिर नेस्ले तो बिजनेस है तो हेनरी के पास होगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ये जो कैश है ना, ये कैश अब किसके पास है? ये नेस्ले के पास है। देखो पहले अकाउंटिंग का एक बेसिक सा रूल समझते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना कि अकाउंटिंग में बहुत सारी एजम्पशंस होती हैं, कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती है, लेकिन हमें उसको मानना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक अकाउंटिंग की एक एजम्पशन को हम लोगों को समझना है। अकाउंटिंग की एजम्पशन क्या कहती है कि भाई आप ये एज्यूम कर लो कि ये जो इंडिविजुअल पर्सन है और ये जो बिजनेस है ये दोनों अलग अलग हैं, ये दो अलग अलग हैं। यहाँ से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या था बच्चे? पहले मैं कॉन्सेप्ट का नाम बता देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट का नाम था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या है ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? अभी समझाता हूँ मैं आपको। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो कि हमारा अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, वो ये बोलता है कि जब भी कोई पर्सन एक इंडिविजुअल बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो हम अपनी इस अकाउंटिंग में, देखो लॉजिकली देखूं तो ये एक ही बात है भाई, हेनरी का ही तो बिजनेस है, हेनरी ही तो सब कुछ कर रहा है इसमें। लेकिन अकाउंटिंग क्या बोलता है? हमारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई हम दोनों को अलग अलग मानेंगे, अकाउंटिंग इन दोनों को अलग अलग मानेगी। हेनरी अलग है, बिजनेस अलग है। और अकाउंटिंग किसके लिए की जाती है बेटा? अकाउंटिंग तो बिजनेस के लिए की जाती है। तो वो इसलिए इसको कुछ नहीं मानती, वो तो बस उसको ये मानती कि ठीक है ये बिजनेस है, हम तो इसकी अकाउंटिंग करेंगे। हमने जो भी कुछ लिखना है, जो भी कुछ समझना है, वो किसके लिए समझना है? बिजनेस के लिए समझना है। हमें हेनरी के
पर्सनल मैटर से कोई मतलब नहीं है कि हेनरी क्या है, कौन है, क्या करता है, कैसे करता है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने तो ये देखना है कि बिजनेस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, हमें तो इस बिजनेस को देखना है, ना कि हमें हेनरी को देखना है। ठीक है, तो पहली एजम्पशन हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखी कि हम लोग इसको कुछ नहीं मानते अपनी अकाउंटिंग में, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोला? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला कि अकाउंटिंग की नज़रों में हेनरी यानी एक इंडिविजुअल पर्सन अलग एंटिटी है। ये क्या है बच्चे? एक अलग एंटिटी है, और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। अब ये हम इस एंटिटी के ऊपर अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये वाली एंटिटी जो है, ये वाला जो हेनरी है, वो बिजनेस से डीलिंग कर सकता है, बिजनेस में पैसा दे सकता है, बाकी सब काम कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग में हम इसको नहीं मानेंगे, हम तो इसको मानेंगे, हम तो इसके फेवर में हैं। अकाउंटिंग ये बोलता है। अब इसी तरह से जैसे मैंने बोला ना, ये एंटिटीज़ हैं, ये जूलियस ये भी एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है। ठीक है, ये मैगी का जो पहले कंपनी था वो एक अलग एंटिटी था। मतलब जो भी अलग इंडिविजुअल्स हैं या इंडिविजुअल अलग अलग कंपनीज हैं, वो सब अलग अलग एंटिटीज होती हैं अकाउंटिंग की नज़रों में। इसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहां पर हमारे बिजनेस को अलग माना गया है हमारे बिजनेस के ऑनर से। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ में आ गई। चलो हम लोग वापस अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर आते हैं। देखो बेटा, ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पर करी, ये जो हेनरी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी, यहाँ पे कुछ पैसा लगाया अपनी जेब से निकाल करके, बिजनेस में दिया ये पैसा। तो अब बिजनेस में तो भाई अकाउंटिंग आ गई है, और अकाउंटिंग कहती है कि ये अलग है। अब इसने इसको पैसा जो दे दिया, तो वो क्या हुआ? देखो, नेस्ले के पास कैश आया था, तो ये जो कैश आया, तो अब अकाउंटिंग ने बोला भाई नेस्ले आपने इससे पैसा तो लिया है, इसको रिकॉर्ड कर लो, यहाँ पर नोट कर लो कि कितना पैसा आया, ये पैसा हम लोग हेनरी को वापस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसने क्या किया? उसको एक नाम दे दिया, इस कैश को एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बच्चे? कैपिटल नाम दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। जब भी कोई बिजनेस में एक इंडिविजुअल या उसका ऑनर बिजनेस में पैसा देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो बिजनेस को क्या मिलता है? बिजनेस को कैश मिलता है, बिजनेस को कैश मिलता है, और बिजनेस का कैपिटल बढ़ता है। बिजनेस का क्या बढ़ता है? कैपिटल। कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अब बिजनेस के ऊपर एक उधार चढ़ गया। ठीक है, अकाउंटिंग कहता है कि आपने इससे पैसा तो ले लिया, आप इसको नोट कर लो, और ये पैसा बाद में आप इसको वापस कर देना। ठीक है, हम इसको अलग मान रहे हैं, हम तो आपसे बात करेंगे। आपने इससे पैसा लिया, आप इसको इसके बाद में, तो आप इस पैसे को रख लो, अपने पास रिकॉर्ड कर लो, इसका एक अकाउंट बना लो, एक खाता बना लो, उसमें लिख लो कि आपने इस इंडिविजुअल ऑनर से, हेनरी से कितना पैसा लिया है, और उस खाते का नाम रख दो कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर हमने कैपिटल का नाम रख दिया। ठीक है बेटा, चलिए, तो कैपिटल क्या हुआ बच्चे? तो कैपिटल हुआ वो पैसा जो कि बिजनेस में कोई भी ऑनर इन्वेस्ट करता। तो अगर मैं इसको लिखूं, तो कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो जो भी पैसा एक ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अब क्या हुआ? अब इसको आपने कैसे याद रखना है? आपने याद रखना है कि जब भी किसी ऑनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करा, पैसा दिया, तो बिजनेस के पास क्या आएगा? बिजनेस के बाद कैश आएगा, और कैपिटल बढ़ेगा, और उसके ऊपर सिर पे उधार बढ़ेगा। ठीक है, किसके टूवर्ड्स है ये उधार? इंडिविजुअल के टूवर्ड्स। इंडिविजुअल कौन है यहाँ पर? ऑनर। तो ये उधार हमारा ऑनर के टूवर्ड्स है। तो ऑनर से हमने अब उधार लिया है, किसने? बिजनेस ने। तो ये हमारा कैपिटल कहलाता है। ये जो उधार हमने लिया, किससे? ऑनर से। बार बार रिपीट कर रहे हैं, हेनरी ने बिजनेस को उधार पैसा दिया। अकाउंटिंग ये मानता है, हेनरी नहीं मानता। ये हेनरी तो कहता है मेरा ही बिजनेस है भाई, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, मेरा ही पैसा है। लेकिन अकाउंटिंग कहता चल पीछे हट, हमने पैसा ले लिया है तेरा, हम तेरे को
ये मानते हैं कि तुमने हमें उधार दिया है और ये पैसा हमने तुम्हारे एक अकाउंट में लिख दिया है, इस अकाउंट का नाम हमने रखा है कैपिटल। अब तुम इसमें देखते रहना कि तुमने कितना कितना पैसा दिया, हम सब नोट करके रखेंगे यहाँ पर, हम हर चीज़ नोट करेंगे कि तुमने कितना कितना पैसा यहाँ पर दिया है हमें, ठीक है, वो इस खाते में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक ये समझ में आया? हाँ जी सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो समझते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस के पास क्या आ गया बेटा? बिजनेस के पास क्या आ गया भाई? इंडिविजुअल ने, यानी सॉरी ऑनर ने, अब हम उसको अब इंडिविजुअल ना बोल के ऑनर बोलेंगे, ठीक है? तो ऑनर ने बिजनेस को क्या दिया? बिजनेस को कैश दिया, ठीक है? तो अभी अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि भाई बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? पैसे से तो स्टार्ट होगा, तो पैसा तो आ गया बिजनेस के पास। तो जब बिजनेस के पास पैसा आ गया तो भाई साहब ये नेस्ले है हमारा, ये कौन है? ये कौन है? नेस्ले, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है? तो अब क्योंकि इसके पास क्या आ चुका है बेटा? इसके पास कैश आ चुका है, ठीक है? कैश आ गया तो वो इस कैश में से क्या करेगा? अब इसके पास पैसा आ गया तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टार्ट हो गया तो जैसे ये स्टार्ट हुआ तो उसने क्या किया भाई? सामान लाना शुरू कर दिया, मशीन ले ली उसने, चलिए उससे पहले शायद बिल्डिंग ले ली होगी जहाँ पर इसने बिजनेस शुरू किया, ठीक है? बिल्डिंग ले ली, मशीन ले ली इसने, प्लांट लगा लिया पूरा जहाँ पर भैया इनकी चॉकलेट्स बनेगी, कॉफ़ी बनेगी, ठीक है? इसके अलावा व्हीकल्स ले लिए जहाँ पर हमारा डिलीवरी होगा, ट्रक्स खरीद लिए बड़े बड़े, भाई इतना सारा सामान जाएगा, वो ट्रक खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिया उसने, फर्नीचर भी खरीद लिया अपने शॉप में, अपने फैक्ट्री में, उसके ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर बैठना पड़ेगा, कस्टमर्स आएंगे तो उसके लिए फर्नीचर खरीद लिया, और बहुत सारा उसने स्टॉक खरीदा बच्चे, जिसको हम लोग गुड्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। स्टॉक और गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चे? जो भी चीज़ें यहाँ पर वो बेच रहा है, जिसमें वो डीलिंग कर रहा है, वो सारा सामान भी तो खरीद करके लाएगा ना, वो नहीं लाएगा। जैसे कि चॉकलेट्स जिसको वो बेचता है, मैगी जिसको वो बेचता है, या फिर टॉफ़ीज़, ठीक है, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें ही तो वो बेचता है। तो ये जितनी चीज़ें वो बेच रहा है ये सारे उसके क्या हैं? उसके गुड्स हैं, ठीक है? अब ये देखो, क्या वो मशीन बेच रहा है? नहीं। क्या वो बिल्डिंग बेच रहा है? नहीं। क्या वो प्लांट बेच रहा है? नहीं। क्या वो व्हीकल बेच रहा है? नहीं। क्या वो फर्नीचर बेचता है? नहीं। ये सब बेच नहीं रहा, वो बिजनेस में यूज़ कर रहा है। लेकिन ये जो स्टॉक है, ये गुड्स हैं, ये वो सामान है जो कि ये बेचता है। तो वो जितना भी ऐसा सामान होता है बिजनेस में जिसको वो बेचेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, ठीक है बच्चे? तो अब ये जितना भी सामान आ गया, चलो चाहे स्टॉक हो, चाहे कैश हो, चाहे मशीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे क्या कहलाती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती हैं एसेट्स। क्या कहलाती हैं? एसेट्स। तो सबसे पहले आपको एक टर्म और समझ में आई। इससे पहले की टर्म हमने क्या समझी थी? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जिसमें मनी इन्वेस्ट करता है ऑनर, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। दूसरी टर्म हम लोग क्या समझ रहे हैं? एसेट। एसेट क्या होता है? जो भी बिजनेस खरीदता है, जितना भी पैसा खर्च करके उसने सामान खरीदा, बिजनेस ने जो जो चीज़ें अपने लिए खरीदी, चाहे वो यूज़ करने के लिए खरीदी हो, चाहे वो बेचने के लिए खरीदी हो, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? एसेट्स कहलाती हैं। तो बिजनेस में अब ये एसेट्स आ गए, ठीक है? अब जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है वो सारा उसका एसेट है, जितना भी उसके पास कैश है वो उसका एसेट है, ठीक है? जितने भी स्टॉक बच गया जो अभी तक बिका नहीं है वो हमारा एसेट है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो कि बिजनेस ने खरीदी, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं। अब देखो बेटा, यहाँ तक तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि एसेट्स क्या होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लो अब ये सारी चीज़ें उसने खरीदी, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और सामान खरीदना है, इसको और सामान खरीदना है। अब और क्या सामान खरीदना होगा जी इसको? अब मान के चलते हैं बिजनेस ने बोला कि यार इसने तो काम बन नहीं रहा, तो मुझे एक और बिल्डिंग खरीदनी है, मुझे एक और बिल्डिंग खरीदनी है जिसको मुझे अपने गोडाउन बनाना है, ठीक है? यहाँ पर तो फैक्ट्री बन गई है, चलो सामान बन रहा है, कार है, लेकिन जगह थोड़ी है, तो मुझे और ज़्यादा सामान रखने के लिए जगह चाहिए, स्टोर चाहिए, एक गोडाउन चाहिए, तो मैंने मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी है। इसके साथ साथ मेरा अब एक ट्रक से काम नहीं हो रहा, मेरे पास अभी तक एक ट्रक था, एक व्हीकल लिया था मैंने, मुझे उस एक ट्रक से काम नहीं हो रहा, मुझे यहाँ पर कम से कम 3 से 4 ट्रक चाहिए भाई। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में पता नहीं कहाँ कहाँ पर सामान जाता है, तो उसको और ट्रक भी चाहिए, ठीक है? अब इसके अलावा उसमें बोल रहा है कि भाई मेरा तो ये सामान रॉ मटेरियल जो मैं इसको बनाने के लिए लाता हूँ,
कॉफ़ी बीन्स लाता हूँ, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, वो कॉफ़ी बीन्स लेके आता है कहीं कहीं से जा करके, तो वो कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं वो इसके गुड्स है, ठीक है। अब वो भी खरीद करके लाने हैं, तो उसको क्या क्या बोलते हैं बच्चे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो सामान हम लोग खरीद करके लाते हैं इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जिसको हम लोग बेच रहे हैं, हमारे गुड्स को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं, तो वो भी खरीदना है। लेकिन अब इसके पास ही पैसे नहीं बचे भाई, हेनरी ने इसको, नेस्ले को जितने पैसे दिए थे वो सारे खर्च कर दिए इसने, तो उसकी सारा सामान ले आया। अब इसके पास पैसे नहीं है अब ये सब सामान लाने के लिए, अब क्या करें भाई, अब कहाँ से लाए पैसा। हेनरी से पूछा, हेनरी बोला अब और पैसा नहीं है, जितना था मैंने दे दिया तुम्हें, मेरे पास तो और पैसा नहीं है। तो अब नेस्ले क्या करेगा, नेस्ले भाई अब किसी ना किसी को तो ढूंढेगा ना जो कि पैसा दे सके। तो अब ये जो भाई साहब नेस्ले वाले भाई साहब थे, ये जो बिजनेस था हमारा, ये चला गया कहाँ पर, बैंक में चला गया, ठीक है। अब ये गया बैंक में और बैंक वाले से बोला कि बैंक यार मुझे ना कुछ पैसा दे दो, उधार दे दो, मुझे लोन दे दो, मुझे यहाँ पर लोन दे दो। तो बैंक ने बोला अच्छा आपको कितना लोन चाहिए, इसने बोला जी मुझे 200 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे 200 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे अपने प्लांट्स लगाने हैं, मुझे अपनी बिल्डिंग्स खरीदनी है, ट्रक्स खरीदने हैं, बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदना है और भी पता नहीं क्या कुछ खरीदना है। तो इसने बैंक से जाकर के उधार मांगा, तो बैंक तो बैठा ही बैठा उधार देने के लिए है। तो बैंक ने बोला जी खुशी खुशी लो, हम तो आपको अच्छे से जानते हैं, नेस्ले तो एक अच्छी कंपनी है, अच्छा सा काम करती है, सब फ़ायदा होता होगा इसको। तो बैंक ने इसको खुशी खुशी से ये 200 करोड़ रुपया सेंक्शन कर दिया और उसको वो 200 करोड़ रुपए का क्या मिल गया बच्चे, लोन मिल गया। अब इसने क्या किया, इसके पास फिर से कैश आ गया। अब ये जो कैश आया, ये वाला जो पहले वाला कैश था ये किसने दिया था बच्चे, ये हेनरी ने दिया था। अब जो दूसरा कैश आया ये भी इसके पास आ गया, ठीक है। ये जो दूसरा कैश आया ये किसने दिया बच्चे इसको, ये बैंक ने दिया ना, ये बैंक ने 200 करोड़ रुपए का लोन दिया इसको। तो अब ये लोन हमने बैंक से ले लिया और इस कैश से भी उसने क्या किया, इस कैश से भी उसने ये सारा सामान खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, ट्रक खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, ये सारी चीज़ें जैसे इसने खरीदी थी ऐसे यहाँ पे इस पैसों से भी खरीद ली। तो कुल मिलाकर के नेस्ले के पास ये सब चीज़ें जो बन गई दोबारा से, बिल्डिंग, ट्रक, रॉ, ये भी क्या है, ये भी हमारा एसेट है, ये भी तो हमारा एसेट बन रहा है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज बनती हैं, जितना भी सामान नेस्ले खरीद रहा है अपने लिए, वो सारा उसका क्या है, एसेट है बच्चे। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले वाला जो सामान लिया था वो कौन से पैसों से लिया था, याद करो बेटा, पहले वाला जो सामान लिया था वो कौन से पैसों से लिया था, वो हमने कैपिटल के पैसों से लिया था। कैपिटल का पैसों का मतलब क्या बताया था, वो पैसा जो कि ऑनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, हमने उस पैसे से ये वाला सामान खरीदा था। अब देखो, अब बैंक ने इसको 200 करोड़ रुपया दे दिया, ये जो 200 करोड़ रुपया बैंक ने दिया इससे क्या हो गया, हमारे ऊपर एक उधार चढ़ गया, यहां पर भी उधार चढ़ गया, कैपिटल भी इसके ऊपर उधार है लेकिन यहां पर भी एक उधार चढ़ गया। ये जो उधार चढ़ा बैंक की तरफ से, ये जो 200 करोड़ रुपए का लोन हमारे ऊपर चढ़ गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब वो पैसा जो कि अब हमें किसी आउटसाइडर को देना है, फिर से हमने किसी से उधार ले लिया है, यानी बिजनेस ने अब जिसको पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा ना बैंक को। तो जो पैसा हमने बैंक से लिया, उधार में लिया, उस पैसे को वापस भी तो करना है, तो इसके सिर पर एक कर्जा चढ़ गया ना। तो क्योंकि अब इसके सिर पर उधार हो गया तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई। इसके ऊपर उधार हो गया का मतलब इसके ऊपर लायबिलिटीज हो गई। अब ये भी उधार है और ये भी उधार है, तो इन दोनों उधारों में फर्क क्या है, ये जो उधार लिया है ये तो हमने किससे लिया है, ऑनर से लिया है। ये वाला उधार हमने ऑनर का पैसा था उसको उधार मान लिया, लेकिन ये जितनी भी लायबिलिटीज होंगी ये पैसा आउटसाइडर्स देंगे हमें, ये ऑनर नहीं दे रहा, ये बिजनेस का मालिक नहीं दे रहा, ये कौन दे रहे हैं, बाहर के लोग दे रहे हैं, जैसे कि बैंक। या फिर मान के चलो मैं कॉफ़ी बीन्स लेने गया था ना, ये वाली कॉफ़ी बीन्स लेने गया था, ये कॉफ़ी बीन्स का एक सप्लायर होगा हमारा कोई जो कि हमें ये कॉफ़ी बीन्स प्रोवाइड कराता है। तो इन सप्लायर्स से मैंने क्रेडिट पर सामान ले लिया, मैंने उधार ले लिया। तो अगर ये सामान भी मेरे पास उधार आया तो भी मेरे ऊपर क्या हो गई, एक लायबिलिटी चढ़ गई, ठीक है ना। तो जितना भी उधार मेरे सर पर चढ़ रहा है वो सारा का सारा मेरी लायबिलिटीज कहलाता है, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से दोनों डिफरेंसेस को समझते हैं।
कैपिटल वो उधार है जो कि ऑनर से लिया हुआ है, हमें ऑनर को वापस करना है। बाकी का कोई भी उधार किसी से भी लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, किसी क्रेडिटर से लिया हो, किसी XYZ से लिया हो, किसी ABC से लिया हो, किसी भी बाहर वाले पर्सन से लिया हो, वो सारा का सारा उधार हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं बेटा। ठीक है, तो अब आपको तीसरी टर्म भी समझ में आ गई कि लाइबिलिटीज़ क्या होती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टर्म समझ ली? एक तो हमने समझ ली बेटा कैपिटल, फिर हमने समझ लिया एसेट्स, और फिर हमने समझ लिया लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हम लोगों ने समझी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करी बेटा, एक चीज़ आपने नोटिस करी, ये जो एसेट बनाए हमने, ये जितने भी एसेट्स खरीदे, ये एसेट्स हमने किसके पैसों से खरीदे? यानी ये जो एसेट्स हमने खरीदे, ये किसके पैसों से खरीदे? तो बताओ बच्चे, ये जितने भी एसेट्स हैं, ये सारे के सारे एसेट्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे एसेट्स हमने किसके पैसों से खरीदे? तो हमने सर ये तो ऑनर के पैसों से भी खरीदे थे, यानी जिसका नाम क्या रखा था हमने? कैपिटल रखा था। तो आपके पास 2 बार कैश आया था, 2 तरह से कैश आया था बेटा। एक कैश तो ये आया था, इसका नाम, कैश का नाम क्या रखा था आपने? इस कैश का नाम रखा था कैपिटल। और इस कैश का नाम क्या रखा था बच्चे आपने? इस कैश का नाम सर हमने लाइबिलिटीज रखा था। राइट, समझ में आया? तो अब ये जो एसेट्स हमने खरीदे, ये भी खरीदे, ये भी खरीदे, तो सारे तो एसेट्स हैं हमारे। अब ये सारे के सारे मेरे पास क्या है? ये सारे के सारे मेरे एसेट्स हैं। तो ये सारे एसेट्स कैसे आए मेरे पास? ये एसेट्स आए एक तो कैपिटल से, प्लस जो बाकी का और नहीं सामान आ पा रहा था तो मैंने वो लाइबिलिटीज से ले लिया। तो लाइबिलिटीज से ले लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपकी एक इक्वेशन बन गई बेटा। देखो मैथ्स आपने कितना किया होगा अभी तक, तो मैथ्स में आपने इक्वेशंस कभी डिराइव की हैं? तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ही डिराइव कर डाली। क्या इक्वेशन बन गई? कि एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का मतलब क्या है? कि मेरे पास ये जितने भी एसेट्स बन करके आए, ये सारे के सारे एसेट्स कहाँ से आए? कि भाई इसमें से कुछ एसेट्स तो आए कैपिटल के पैसों से, और कुछ एसेट्स आए लाइबिलिटीज के पैसों से, जो कि हमने बैंक से लोन लिया था। ठीक है, तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपको क्या करना है बेटा? ये जो अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, इसके ऊपर हम आगे जाकर के डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ चलेगा, और अकाउंटिंग इक्वेशन के बीच में हम लोग और बहुत सारी टर्म्स को समझेंगे। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स को बीच में हम लोग समझेंगे। चलिए ठीक है, तो ये वाला इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? यस सर, लेकिन इसमें एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे इसने अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदा और थोड़ा अपने घर भी तो ले जा सकता है ना ये, तो फिर उसको हम कैसे डालेंगे? वेरी गुड। देखो जब बिजनेस ने सामान खरीदा, ठीक है, बिजनेस का सामान आया, तो यानी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। अब आप कह रहे हो कि ऑनर अपने घर में अगर इसमें से कुछ लेके चला जाए, यानी इन गुड्स को अपने घर ले जाए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो देखो यहां पर क्या होगा, जब भी ये ऑनर अपने लिए सामान लेकर के जाएगा, तो उस सामान को जब वो लेकर के जाता है, उसको बिजनेस रिकॉर्ड कर लेगा, बिजनेस नोट कर लेगा। कोई बात नहीं, आपको घर के लिए जरूरत है, आप ले जाओ, लेकिन हम उसका हिसाब रखेंगे। और वो जो हिसाब रखते हैं उसको कहते हैं ड्राइंग्स। मतलब जब भी, अब ड्राइंग्स क्या होता है, चलो मैं पहले ड्राइंग के बारे में बता देता हूं आपको। तो देखो बेटा, ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? देखो ड्राइंग्स का मतलब होता है जब कोई ऑनर, देखो अब ऑनर कौन है? ऑनर कौन है? ऑनर हमारे इस केस में हेनरी है ना। तो हेनरी को भी तो घर में कुछ जरूरत पड़ेगी ना चीज़ों की। वो क्या करेगा? अब उसके भी बच्चे हैं, उसके बच्चे क्या कहेंगे कि पापा आप सबको तो मैगियाँ खिलाते हो, पूरी दुनिया आपसे मैगी खाती है, हमें भी तो मैगी खिलाओ। तो हम थोड़ा ना जाएंगे दुकान पे खरीदने, जब हम ही बनाते हैं तो अब हेनरी भाई सब क्या करेंगे? वो बिजनेस के पास आएंगे। वो कौन से बिजनेस के पास आएंगे? नेस्ले के पास आएंगे, और नेस्ले से बोलेंगे भाई नेस्ले यार ऐसा है, मेरे बच्चों को भी मैगी खानी है, तो तुम मुझे भी कुछ मैगी दे दो। तो नेस्ले ने बोला ठीक है जी, ले लो मुझसे मैगी ले लो। और कितनी मैगी लेनी है ये बताओ। तो इसने इसको कुछ गुड्स दे दिए। मैगी क्या है इसके लिए? इसको गुड्स दे दिए। तो गुड्स मिल गए। तो कितने गुड्स लिए उसने, वो कितने के थे, हम उसका हिसाब किताब रखेंगे। भाई हमारे सिर पर कौन बैठा है? हमारे सिर पर अकाउंटिंग बैठा है, जो कि नज़र रखे हुए है कि ये दोनों अलग अलग हैं। अभी बताया था ये दोनों अलग अलग हैं। तो नेस्ले ने अगर कुछ गुड्स अपने घर लेकर के गया, तो हमने बोला
कि ठीक है जी आप गुड्स तो ले जाओ, लेकिन अब आपने हमसे 500 रुपये के गुड्स ले लिए हैं, तो 500 रुपये की जो मैगी और चॉकलेट्स आप घर ले करके जा रहे हो, ये हमने रख लिया है हिसाब इसका। इसका मतलब मैंने आपके जो कैपिटल में, कैपिटल क्या था, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, ये मुझे आपको वापस देना नहीं देना, तो मैं इसमें से डिडक्ट कर लूँगा ये 500 रुपया, तो अब मैं आपको 500 रुपया कम दूंगा। तो आपका कैपिटल जो भी रहा होगा पहले, उसमें से 500 रुपये कम करके मैंने उस कैपिटल की वैल्यू को कम कर दिया। तो ये जो पैसा, ये जो गुड्स ये विड्रॉ कर करके ले गया, इसको बोलते हैं बच्चे ड्राइंग्स। इसके अलावा और ड्राइंग्स को बोलते हैं, देखो अब ये भाई साहब हेनरी हैं, ये तो बेचारे जी जान से इस बिजनेस को चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सारा दिन पूरा रात दिन भर ये बिजनेस में पड़े रहते हैं, वहीं पे काम करते रहते हैं। तो क्या करेंगे ये, अब घर कैसे चलाएंगे? अब इनके घर में सिर्फ मैगी से थोड़ा ना काम हो जाएगा, ये चॉकलेट से थोड़ा ना काम हो जाएगा, इनके घर में आटा भी चाहिए, इनके घर में कपड़े भी चाहिए, इनके घर में बर्तन भी चाहिए, इनके खुद की बहुत सारी ज़रूरतें होंगी, इनकी कार भी होगी, इनका घर का किराया भी होगा, और पता नहीं क्या क्या खर्चे होंगे इनके घर पर, ठीक है। इनके बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ानी होंगी, इनके बच्चों को स्कूल्स भी भेजना होगा, तो वो सारा खर्चा वो कैसे करे बेचारा, ठीक है। अब ये हेनरी ये सारा खर्चा कैसे करेगा बच्चे? तो वो क्या करेगा, वो नेस्ले से पैसे मांगेगा, नेस्ले से पैसे मांगेगा, वो क्या करेगा, कहेगा लाओ जी भैया मुझे अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा दे दो। उसने बोला बताओ कितना पैसा चाहिए, उसने बोला 1 लाख रुपया दे दो। उसने बोला ठीक है ये लो अपना 1 लाख रुपया। ये 1 लाख रुपया भी क्या हो गया बेटा, ये 1 लाख रुपया भी ड्राइंग्स हो गया। तो अब ये जितना भी कैपिटल था उसमें से मैंने माइनस फिर से क्या कर दिया, 1 लाख रुपए की। ठीक है जी, तो ठीक है जी, आप मुझसे इस कैपिटल में से 1 लाख रुपया और ले गए, अब आपका कैपिटल और कम हो गया, अब आपका कैपिटल और कम हो गया। तो जितनी बार भी कोई ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकालेगा, अभी पर्सनल यूज़ के लिए उसने पैसा भी निकाल सकता है, वो गुड्स भी निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो जो भी कुछ वो लेगा वो हम लोग ड्राइंग्स के रूप में मानेंगे। ड्राइंग्स के रूप में हम अकाउंटिंग में नोट कर लेंगे कि भैया आपने कैपिटल में से इतना इतना पैसा ले लिया, यानी हमने अब आपको जितना पैसा देना था उसमें से 500 रुपये ये कम कर दो, 1 लाख रुपये ये कम कर दो, ये तो आप ले जा चुके अपने घर, बाकी का जो बच गया वो अब आपका बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास कैपिटल के रूप में। तो इस तरह से हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना था, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ड्राइंग। तो चलो बेटा आज तक के लिए तो हमारा टॉपिक यहीं पर था। अभी बताओ मुझे, अब ये पूरा टॉपिक का आपको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? चलो तो अब आप एक काम करना, ये जो बच्चों ने वीडियो देखा है यहाँ पर हम लोगों को पढ़ते हुए देखा है, तो ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप भी इसको देख सकते हो, तो एक बार आप इस वीडियो को भी देख लेना, अब अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। और बच्चे आगे का जो हमारा टॉपिक है हम इससे अगली क्लास में जो कंटिन्यू करेंगे, तो फिर से हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे आप लोगों के लिए, और ये पूरा सीरीज 1 साल तक चलता रहेगा इसी तरह से, और आप साथ साथ हमारे पढ़ सकते हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो। जो भी टेस्ट सीरीज होंगी हमारी, जितने भी हमारे डाउट सेशंस होंगे, वो शायद मैं आपको लाइव आकर के आपके डाउट्स ले लूंगा, तो वो सब चीज़ें हम लोग करते रहेंगे। अगर आप साथ में जुड़ना चाहें, 11th क्लास आप यहाँ पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस चैनल पर काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो बेटा, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर देंगे, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा।